हेलो फ्रेंड्स, आज हम गणित की कक्षा में पढ़ेंगे प्रतिशत विषय के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में परसेंटेज भी बोलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम प्रतिशत का उपयोग कहाँ करते हैं। प्रतिशत का उपयोग भी अनुपात की तरह ही दो राशियों की तुलना करने में किया जाता है, परंतु अनुपात और प्रतिशत में एक अंतर होता है। अनुपात में हम किसी भी दो राशियों की तुलना कर सकते हैं, किंतु प्रतिशत में जब हम दो राशियों की तुलना करते हैं तो उसमें एक राशि का मान 100 होना आवश्यक है, यानी 100 होना आवश्यक है। यानी कि हम प्रतिशत में हमेशा 100 के सापेक्ष में ही दूसरी राशि की तुलना करते हैं। इसीलिए हम प्रतिशत में 100 को हम आधार राशि मानते हैं। अगर हम प्रतिशत शब्द को समझने का प्रयत्न करें तो यह प्रतिशत बना होता है दो शब्दों से, प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो इसका मतलब होता है प्रत्येक 100 के ऊपर तुलना करना, अर्थात हम प्रतिशत में हमेशा राशि का हर एक 100 के ऊपर तुलना करते हैं। अगर हम इसे अनुपात के साथ में समझने की कोशिश करें तो हम जानते हैं, हम अनुपात अगर किसी दो राशियों का अनुपात लें x और y, तो हम उनसे लिख सकते हैं x कॉलन y के रूप में। और अगर हम इसी अनुपात को भिन्न के रूप में लिखने की कोशिश करें तो लिखेंगे x बटा y। जैसे कि मैंने अभी बताया, प्रतिशत में हम 100 को आधार राशि मानते हैं, तो जब हम इससे भिन्न x बटा y के रूप में लिखते हैं तो जो ये y होता है ये हमारे आधार का काम करता है। अर्थात जब भी हम प्रतिशत निकालें तो हमें इस x बटा y के अंदर आधार यानी कि हर का मान 100 होना चाहिए। अगर हम इसे इस प्रकार से समझें कि x1 बटा y1 हमारे पास में एक भिन्न है, तो हमारे y1 यानी कि हर का मान 100 होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये माने कि हमारे इस उदाहरण में y1 100 के बराबर नहीं है, तब हम क्या करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए? तब हमें प्रतिशत निकालने के लिए इस x1 बटा y1 का एक तुल्य भिन्न निकालना पड़ेगा, x2 बटा y2। वो इस प्रकार से होना चाहिए कि y2 यानी हर जो है आधार, वो y2 का मान 100 के बराबर होना चाहिए। तो ये x2 बटा y2 को आप x2 बटा 100 भी लिख सकते हैं। अगर आपका x1 y1 मूल भिन्न में अगर y1 आधार 100 के बराबर नहीं है, तो आपको इस x1 y1 का एक तुल्य भिन्न निकालना पड़ेगा इस प्रकार से कि उसका हर 100 हो। यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि x1 y1 और x2 बटा 100 आपस में समानुपात के बराबर हैं। जब ये इस रूप में आ जाते हैं कि उसका हर 100 के रूप में आ जाता है, तब हम इसे प्रतिशत के रूप में इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। x2 बटा 100 को हम लिखेंगे x2 परसेंटेज, और इसको हम चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं x2 परसेंटेज के रूप में। यानी कि अगर मेरे पास में इसको मैं 2 बटा 100 लिखूं तो ये मेरा परसेंटेज या प्रतिशत के रूप में ये हो जाएगा 2%। अगर आप भिन्न और अनुपात के विषय में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे इसी YouTube चैनल के और वीडियोस अनुपात एवं समानुपात व भिन्न के गुणधर्म को एक बार वापस से देख लें। इन दोनों वीडियोस के लिंक की जानकारी आपको मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम समझते हैं कि प्रतिशत का उपयोग हमारी आम तौर के जीवन में कहाँ होता है। तो इसका सबसे सामान्य उदाहरण होता है एग्जाम या परीक्षा में विद्यार्थियों का प्रदर्शन जानने के लिए। हम इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। हमने यहाँ पे उदाहरण लिया है 3 छात्रों का, A, B और C का। इन तीनों छात्रों ने किसी एक विषय में परीक्षा दी और उनके नतीजे सामने आए। A के मार्क्स आए 10 में से 5 नंबर, B के मार्क्स आए 20 में से 5 नंबर और C के मार्क्स आए 50 में से 5 नंबर। यानी कि A के मार्क्स आए हैं 10 में से 5, B के आए हैं 20 में से 5 और C के आए हैं 50 में से 5। अगर हम मार्क्स के रूप में देखें तो हमें लगेगा कि तीनों ही छात्र A, B और C के मार्क्स बराबर 5 आए हैं, लेकिन क्योंकि अधिकतम मार्क्स इन तीनों ही उदाहरण के अंदर अलग अलग थे, तो हम इन तीनों विद्यार्थियों का प्रदर्शन सीधे सीधे नहीं बता सकते हैं कि किसका अच्छा है और किसका खराब है। इसके लिए हमें इन तीनों छात्रों का प्रतिशत निकालना पड़ेगा। और जैसे कि अभी हमने जाना था कि हम किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत के रूप में लिखना चाहें तो पहले उसका आधार यानी कि उसका हर
को हमें 100 में बदलना पड़ता है। तो मैं ये करता हूँ, मैं तीनों ही उदाहरणों के जो तीनों ही भिन्न आए हैं उनको मैं इस प्रकार से उनके तुल्य भिन्न में बदलता हूँ जिससे कि उनका हर 100 के बराबर हो जाए। तो पहला उदाहरण लेते हैं। इसके लिए मैं अंश और हर दोनों को 10 से गुणा करता हूँ, तो ये हो जाता है 50/100। दूसरे में मैं अंश और हर को 5 से गुणा करता हूँ, तो ये हो जाता है 25/100। और तीसरे भिन्न के अंश और हर को मैं 2 से गुणा करता हूँ, तो ये हो जाता है 10/100। हमने जैसे कि अभी अभी पढ़ा था कि अगर एक भिन्न इस तरीके से है x2/100, यानी कि अगर हर 100 है तो इसका मतलब हुआ ये x2 प्रतिशत यानी कि x2% के बराबर होता है। इसी नियम का अगर हम पालन करें इन तीनों उदाहरणों में तो a का प्रतिशत होगा 50%, b का होगा 25% और c का होगा 10%। यानी कि हम देख सकते हैं कि तीनों ही उदाहरणों में तीनों ही छात्रों ने मार्क्स समान अर्जित किए हैं 5, 5, 5, लेकिन क्योंकि अधिकतम नंबर इन तीनों ही केसेस के अंदर इन तीनों ही उदाहरणों में अलग अलग हैं, एक में है 10, एक में है 20 और एक में है 50, तो जब हमने इनको प्रतिशत के अंदर बदला तो हमें समझ में आया ए ने किए हैं 50% मार्क्स अर्जित, बी ने किए हैं 25% और सी ने किए हैं 10%। यानी कि इन तीनों ही छात्रों में सबसे अच्छा प्रदर्शन ए का हुआ। यानी कि हम प्रतिशत का आमतौर पर सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर आए हुए नतीजों के अंदर छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए। अब हम देखते हैं कि हमें किसी भी दी हुई परिस्थिति में या किसी भी दिए हुए उदाहरण में हम प्रतिशत का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो प्रतिशत का मान ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एक एक विधि और दूसरा होता है अनुपात या भिन्न विधि। हम इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में 20 गेंदें हैं और उन गेंदों में से 8 लाल रंग की गेंदें हैं। मेरे पास में 20 बॉल्स हैं, उनमें से 8 बॉल्स मेरी रेड कलर की हैं। अब मुझे ये ज्ञात करना है कि मेरी रेड कलर की गेंदों का प्रतिशत कितना है। तो अगर मैं एक एक विधि का उपयोग करूं तो वो इस प्रकार से होगा। जब मेरे पास में 20 बॉल्स हैं तो मेरे पास में रेड बॉल्स की संख्या है 8 और मैंने बताया है कि प्रतिशत में हम हमेशा 100 के सापेक्ष संख्या का तुलना करते हैं। तो मुझे यह मानना पड़ेगा कि अगर 20 बॉलों में अगर 8 बॉलें लाल रंग की हैं तो जब यही 100 बॉल्स होंगी तो ये लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। और इसको अगर मैं एक एक विधि से निकालूं तो ये आता है 8/20 गुणा 100, यानी कि ये मेरा हो जाएगा 40%। यानी कि मेरी लाल कलर के गेंदों की संख्या कुल गेंदों में है 40%। अगर मुझे इसे अनुपात या भिन्न विधि से लिखना है तो मुझे पहले यह समझना पड़ेगा कि मैं इस उदाहरण को किस प्रकार से प्रदर्शित करूंगा भिन्न के रूप में। इसे समझने के लिए आप वापस से समझिए कि ये मेरी समस्या इस प्रकार की है कि जैसे मेरे किसी परीक्षा में 20 में से 8 नंबर आए हैं, वही ये समस्या है कि मेरे 20 गेंदों में से 8 लाल गेंदें हैं। अब मेरे 20 में से 8 नंबर जो आए हुए होते हैं उसे मैं लिखता हूँ 8/20। 20 मेरे अधिकतम मार्क्स थे और मैंने उसमें से 8 नंबर अर्जित किए। तो यही मेरी समस्या इस प्रकार से हुई कि मेरे 8 गेंदें 20 में से 8 गेंदें लाल रंग की हैं। अब ये मेरा एक भिन्न बन गया 8/20। हम जानते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा है कि 8/20 का अगर प्रतिशत निकालना हो तो मुझे इसके हर को 100 में बदलना होगा। तो मैं इसके हर को 100 में बदलने के लिए मैं इसके अंश और हर को 5 से गुणा कर देता हूँ। तो मेरा आंसर आ जाएगा 40/100, जो कि मैं जानता हूँ कि 40/100 मेरा 40% या 40% के बराबर होता है।
किंतु मेरे अनुपात या भिन्न विधि की एक सीमा है जिसके बाहर हम इसका उपयोग प्रतिशत निकालने के लिए नहीं कर सकते। वो सीमा ये होती है कि जब हम इस समस्या को अनुपात के रूप में लिखते हैं तो हमारा हर, जो कि हमारा आधार का काम करता है, अगर हम उस आधार संख्या के लिए कोई एक ऐसा गुणज ना प्राप्त कर सकें जिससे कि गुणा करने पर उस आधार का मान हम 100 में बदल सकें, अगर हम उस भिन्न का एक ऐसा तुल्य भिन्न ना बना पाएं सीधे सीधे जिसका कि हर 100 के बराबर हो, तब हम इस अनुपात या भिन्न विधि का उपयोग नहीं कर सकते। इसे समझने के लिए हम इसी ही समस्या का एक दूसरा रूप लेते हैं। अब की बार मैंने लिया है कि मेरे पास में 24 गेंदें हैं और उनमें से 6 लाल रंग की हैं। अगर मैं इसका एक एक विधि से प्रतिशत निकालने का प्रयास करूं तो वो हो जाएगा 24 बॉल्स में से मेरी 6 बॉल लाल रंग की हैं और मैंने बताया प्रतिशत के लिए हमें 100 की संख्या से तुलना करनी पड़ती है। तो अगर मेरे पास 100 बॉल्स होंगी तो उन 100 बॉल में मेरी लाल रंग की गेंदों की संख्या कितनी होगी, वो हो जाएगा 6 गुणा 100/24। इसको अगर मैं हल करूं तो ये आंसर आ जाएगा 25%। अब अगर मैं इसी समस्या को अनुपात या भिन्न विधि से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो क्या होता है। यहाँ पे हमारे 24 गेंदों में से 6 लाल रंग की गेंदें हैं और मैंने आपको बताया है हमें इस समस्या को इसी तरीके से लेना चाहिए जैसे कि मेरे 24 अधिकतम मार्क्स में से 6 मार्क्स आए हैं। तो इसको मैं लिखूंगा, मेरे 6 मार्क्स आए हैं 24 में से, तो हुआ 6/24। अब क्योंकि इस भिन्न का हर 24 है तो मुझे इसे एक ऐसे तुल्य भिन्न में बदलना पड़ेगा जिससे कि उसका हर 100 हो जाए, किंतु 24 का कोई भी ऐसा गुणज नहीं होता जिससे कि इसको 24 को गुणा करने पर हमें 100 मिल जाए। तो ये इस समस्या को मैं अनुपात या भिन्न विधि से ज्ञात नहीं कर सकता। यही मेरे अनुपात या भिन्न विधि की सीमा है कि अगर हमारी समस्या को अगर हम भिन्न के रूप में लिख रहे हैं और हमारे भिन्न का हर का ऐसा कोई गुणज नहीं है जिसको कि गुणा करने पर उसे सीधे 100 के अंदर परिवर्तित किया जा सके, तब हम अनुपात या भिन्न विधि का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए उपयोग नहीं कर सकते। तो हमने ये जाना कि हम किसी भी समस्या का प्रतिशत निकालने के लिए एक विधि का उपयोग कर सकते हैं और वह ज़्यादा उपयुक्त विधि भी है। अब हम एक बात और जानते हैं कि अगर हमें एक एक विधि से प्रतिशत निकालना है तो हम किसी भी समस्या को इस तरीके से विचार कर सकते हैं कि जैसे मेरे किसी भी एग्जाम में अधिकतम मार्क्स में से कितने मार्क्स आए। अगर हम हमारी दी हुई समस्या को इस रूप में समझेंगे तो हमारे लिए प्रतिशत निकालना बहुत सरल हो जाएगा। हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मेरे पास में 15 एप्पल हैं, उनमें से 9 एप्पल खराब हो गए हैं और 6 एप्पल अच्छे हैं, और मुझे ये पता करना है कि मेरे खराब हुए एप्पल का प्रतिशत कितना है और अच्छे एप्पल का प्रतिशत कितना है। तो इसके लिए पहले मैं खराब एप्पल्स के बारे में विचार करता हूँ। खराब एप्पल्स मेरे हैं 9 एप्पल मेरे खराब हो गए 15 में से। अगर मैं इसकी तुलना करूं हमारे वही मार्क्स, अधिकतम मार्क्स और आए हुए मार्क्स से, तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे 15 में से 9 मार्क्स आए हैं। इसको मैं किस तरीके से लिखता हूं, 9/15। अब मैं अगर इस समस्या के लिए इसका अगर मैं 100 से गुणा कर दूंगा तो मुझे खराब एप्पल्स का प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा, जो कि होगा 60%, 60%। यही अगर मुझे अच्छे एप्पल्स का प्रतिशत निकालना है, जी फॉर गुड एप्पल्स का प्रतिशत निकालना है, तो वो हैं 6 एप्पल अच्छे 15 में से। इसका वापस से मैंने तुलना करी उसी एग्जाम वाले उदाहरण से और मार्क्स आए हुए मार्क्स के उदाहरण से, तो मेरे ये हो जाएगा, मेरे 15 में से 6 नंबर आए, यानी कि 6/15, और इसका मैंने 100 से गुणा किया तो मुझे फिर से आंसर मिल जाएगा इसका 40%। तो मेरे खराब एप्पल्स का प्रतिशत है 60% और अच्छे एप्पल्स का प्रतिशत है 40%। एक और उदाहरण देखते हैं। इस दूसरे उदाहरण में हमने लिया है कि कुल मिला के 25 लड़के हैं, जिनमें से कि 10 को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है और 15 को फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। हमें प्रतिशत ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत लड़कों को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है और कितने को फुटबॉल। इसका लिए भी हम निकालते हैं क्रिकेट। क्रिकेट 10 बच्चों को अच्छा लगता है 25 में से, यानी कि वही एग्जाम और मार्क्स वाली स्थिति के अनुसार ये हुआ, मेरे 25 में से 10 नंबर आए हैं, तो उसको मैं लिखूंगा 10/25
और अगर मैं इसको 100 से गुणा कर दूंगा तो मुझे इसका प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा, जो कि सरल करने पे आ जाएगा 40%। और फुटबॉल खेलने वाले छात्रों के बारे में अगर मैं पता करने की कोशिश करूंगा तो वो हो जाएगा 15 बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं 25 में से, यानी कि ये मेरा उसी के समान है जैसे कि मेरे 25 में से 15 नंबर आए हों, यानी कि 15/25 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये भी मैं सॉल्व कर लूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 60% के बराबर। एक और उदाहरण देखते हैं हम। इस तीसरे उदाहरण में 12 लड़कियां हैं जिनमें से कि 8 को डांस करना अच्छा लगता है और 4 को सिंगिंग करनी अच्छी लगती है। हमें इसका प्रतिशत ज्ञात करना है कि डांस करने वाली लड़कियों की भी और सिंगिंग करने वालों की भी। तो डांस करने वाली लड़कियों की प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए वो हुई 8 लड़कियां 12 में से, यानी कि मेरे 12 में से 8 नंबर आए हैं। तो मैंने लिखा इसको 8/12 गुणा 100। और मैं इस प्रकार से इसका प्रतिशत निकाल लूँगा। अगर मैं इसको और सॉल्व करूँगा तो ये लगभग आ जाएगा मेरा 67.7%। और अगर हमें सिंगिंग करने वाली लड़कियों के प्रतिशत ज्ञात करना है तो वो हो जाएगा 4 लड़कियां 12 लड़कियों में से, यानी कि मेरे 4 नंबर आए हैं 12 में से। तो ये हो जाएगा 4/12 गुणा 100, जिसको कि अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आंसर आ जाएगा मेरा 33.3%। तो इस प्रकार से हम एक एक विधि से किसी भी समस्या को लेकर उसका प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें उस समस्या की तुलना करनी है हमारी परीक्षा में आए हुए मार्क्स और अधिकतम मार्क्स की समस्या से, कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं और मेरे अधिकतम मार्क्स क्या आए हैं। मैं अगर उस समस्या से हमारी किसी भी दी हुई प्रतिशत निकालने वाली समस्या की तुलना करूंगा तो मैं उस सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। तो दोस्तों, अब हम प्रतिशत के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पता करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में 50 स्टूडेंट हैं और उन 50 स्टूडेंट में से 35 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। अब मुझे ये ज्ञात करना है कि लड़कियों का प्रतिशत कितना है और लड़कों का प्रतिशत कितना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम एक एक विधि से अगर इसका प्रतिशत निकालने की कोशिश करें तो किस प्रकार से निकालेंगे। हमारी 35 लड़कियां हैं 50 बच्चों में से, तो ये हो जाएगा उसी प्रकार से कि जैसे मेरे 50 में से 25 नंबर आए हैं, तो ये हो जाएगा 35/50। और प्रतिशत निकालने के लिए क्योंकि मैं 100 से गुणा करता हूं तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा, इसको अगर मैं सरल करूं इसको, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 70% लड़कियां। इसी तरीके से मैं अगर बॉयज़ का या लड़कों का प्रतिशत निकालने की कोशिश करूं तो वो हो जाएगा 15 लड़के 50 में से, यानी कि 15 नंबर आए हैं जैसे मेरे 50 नंबर में से, तो 15/50 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा 30%। अब अगर मैं एक चीज़ ध्यान से देखूं तो मेरे जितने लड़कियां हैं और जितने लड़के हैं, अगर मैं उन दोनों का योग करूं तो ये मेरी पूरी स्टूडेंट्स की संख्या के बराबर हो जाते हैं। यानी कि अगर मेरे 35 लड़कियां और 15 लड़कियों को दोनों को मिला दिया जाए तो ये मेरे टोटल स्टूडेंट 50 के बराबर हो जाते हैं। अगर मैं यही चीज़ प्रतिशत में देखूं तो लड़कियों का प्रतिशत 70% और लड़कों का प्रतिशत 30%, ये मिला के हो जाता है 100%। यानी कि मेरी पूर्ण जनसंख्या स्टूडेंट की 50 दो घटकों से मिलकर बनी है। एक घटक है 35 लड़कियां और दूसरा घटक है 15 लड़के। अगर मैं प्रतिशतता में इन दोनों घटकों का योग करूं तो 70% और 30% मेरे इन दोनों घटकों का प्रतिशत का योग हो जाने पे मेरा जो आंसर आता है मेरी पूर्ण जनसंख्या के बराबर आता है, वो हो जाता है 100%। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारी पूर्ण जनसंख्या को हम 100% से प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम एक दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास में 30 गेंदें हैं, उनमें से 15 लाल हैं, 9 हरी हैं और 6 नीली हैं। मैं इन तीनों का प्रतिशत निकालने की कोशिश करता हूं। तो मेरा पहले का आंसर आएगा, मैंने अगर इसको सॉल्व किया तो लाल गेंदों की संख्या आएगी 50%। मैंने दूसरे को निकालने का कोशिश किया तो मेरे हरे
गेंदों की प्रतिशतता आएगी 30%, और मैंने अगर नीले गेंदों का प्रतिशत निकालने की कोशिश की तो वो आएगी 20%। अब यहाँ पर भी मैं अगर पिछले उदाहरण से तुलना करूं तो हमारी 30 गेंदें हमारी पूर्ण जनसंख्या हैं, और ये 30 गेंदें 3 घटकों से मिलकर बनी हैं, 15 लाल, 9 हरी और 6 नीली। अगर मैं इन तीनों घटकों के प्रतिशत का अगर मैं योग करूं, लाल का, हरे का और नीले का, तो वो हो जाएगा 50% प्लस 30% प्लस 20%, जो कि वापस से इनका योग होगा 50% प्लस 30% प्लस 20% का मेरा योग हो जाएगा वापस से 100%। यानी कि मेरी पूर्ण जनसंख्या 30 गेंदों की पूरी जनसंख्या जो 3 घटकों से मिलकर बनी है, लाल, हरी और नीली गेंदों से, उन तीनों का अगर मैं प्रतिशत निकालूं तो वह हो जाता है 100%। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी पूर्ण जनसंख्या को हम 100% से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज प्रतिशत के बारे में जाना कि अगर हमें प्रतिशत किसी भी उदाहरण में अगर निकालना हो, किसी समस्या का के अंदर हमें किसी संख्या का प्रतिशत निकालना हो, तो हमें उसके लिए अपने दिमाग में एक चित्र बना लेना चाहिए कि हमें किसी परीक्षा के अंदर कितने कम मार्क्स में से हमें कितने मार्क्स अर्जित किए गए हैं। हम हर दी हुई समस्या को अगर इसी ही रूप के अंदर लिख लेंगे तो हमें एक भिन्न प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने ये देखा कि 50 छात्रों में से 35 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना हुआ, ये ऐसा ही है जैसे कि मेरे 50 अधिकतम मार्क्स में से मेरे 35 मार्क्स आए हैं, तो मैं उसको भिन्न के रूप में लिखा, मैंने 35/50। प्रतिशत निकालने के लिए मैंने इसका 100 से गुणा कर दिया। इसी प्रकार से अगर मैं गेंदों के उदाहरण में देखूं, तो अगर मेरे पास में 15 लाल गेंदें हैं 30 में से, तो मैंने इसका वापस से अपना उसी परीक्षा वाले उदाहरण के साथ में अगर इसकी मैं तुलना करूं तो ये हो जाएगा कि मेरे 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स आए हैं, तो मैं इसको भिन्न के रूप में लिखूंगा 15/30, और प्रतिशत निकालने के लिए मैंने इसका 100 से गुणा कर दिया। तो इस प्रकार से हम किसी भी समस्या का प्रतिशत बहुत ही सरलता से निकाल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस उपयोगी लगें तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। इससे आपको मेरे नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो पाएंगे। साथ ही साथ आप अपने सुझावों को वीडियोस के कमेंट्स के द्वारा मुझ तक पहुंचाइए, जिससे कि मैं अपने वीडियोस में निरंतर सुधार कर सकूं। धन्यवाद।